आंसर इज नो, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एम्प्लॉय को मिलेगा वो डिडक्टेबल है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री, और इसमें अमाउंट स्पेंट की बात नहीं की गई। इसका मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जम्पशन में अमाउंट कितना खर्च किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब मैंने आपको प्रोफेशनल टैक्स यानी कि दूसरा डिडक्शन शुरू कर रहा हूं। प्रोफेशनल टैक्स, इसमें दो बातें हैं, आप इसको दो बातें बड़े ध्यान रखेंगे। एक, प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है ना वो हमेशा एक्चुअली पेड पे मिलता है। एक्चुअली पेड मतलब अगर एम्प्लॉय ने एक्चुअली में प्रोफेशनल टैक्स पेड किया तो ही मिलेगा। मतलब पेपर में कभी कभी लिखाता है प्रोफेशनल टैक्स ड्यू, देखो मेरी रिवीजन है लेकिन मैं पेपर के एंगल से ही पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताता रहूंगा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोफेशनल टैक्स ड्यू है लेकिन पेड नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर वो पेड नहीं है तो आपको डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। इफ प्रोफेशनल टैक्स इज एक्चुअली पेड तभी मिलेगा, तभी डिडक्शन मिलेगा। अगर वो पेड बाय एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स है, एम्प्लॉय ने खुद पे किया है, तो वो सिंपली ग्रोस सैलरी में से माइनस हो जाएगा बस, और इसका कुछ नहीं करना, खाली ग्रोस सैलरी में से माइनस करना है, नथिंग एल्स। लेकिन अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स है और पेड एम्प्लॉयर ने किया है, मतलब एम्प्लॉय के प्रोफेशनल टैक्स को पेड कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो ये एक तरह से एम्प्लॉय को हो गया है फायदा। अब क्या होगा, इसमें पहले हम उसकी ग्रोस सैलरी निकालते समय इस प्रोफेशनल टैक्स को जोड़ेंगे, बट क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स पेड तो हुआ ही है तो डिडक्शन मिलेगी, और जो डिडक्शन है वो एज इट इज ग्रोस सैलरी में से माइनस हो जाएगा। हाँ जी प्लीज फ्रेंड्स, हमने दो डिडक्शन थी, दोनों डिडक्शन कर ली है। मैं आपको रिवाइज करवा दूं, मैंने बेसिस ऑफ चार्ज भी करवा दिया है, मैंने आपको अलाउंसेस भी करवा दिए हैं, मैंने आपको डिडक्शन भी करवा दी है, और अब हम हमारे इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि परक्विजिट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परक्विजिट के लिए रेडी रहिए, और परक्विजिट हम डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। परक्विजिट हम स्टार्ट करेंगे, और परक्विजिट की अगर हम बात करें, सो परक्विजिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में है। अगर मैं परक्विजिट बोलूं तो परक्विजिट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, और परक्विजिट टोटल है 8। हाउ मेनी परक्विजिट्स? 8। ओके, मैं अभी 8 के नाम नहीं लिखने वाला, मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। इज इट क्लियर? मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा परक्विजिट। 8 परक्विजिट है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो पहला परक्विजिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। कौन सा बेटा बोलो? परक्विजिट, पहला परक्विजिट रेंट फ्री अकोमोडेशन। हाँ जी, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, वाओ कितना सुंदर घर, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अभी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को इतना सुंदर सा घर रहने के लिए दिया हुआ है, रेंट फ्री, और वो मुझे कोई रेंट भी नहीं लेता। प्लीज टेल मी, इज इट ए बेनिफिट फॉर मी और नॉट? यस प्लीज लिखिए, बेनिफिट है या नहीं है? अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है और बदले में मेरे से कोई रेंट चार्ज नहीं करता, विल इट बी बेनिफिट फॉर मी और नॉट? इज इट बेनिफिट? कितना टैक्सेबल है वो बताऊंगा, लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे ऐसा मकान रहने के लिए देगा तो इज इट बेनिफिट फॉर मी और नॉट? ये मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं है? प्लीज 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 आप एक बार यस लिखो, सो दैट मैं देखूंगा आप देख भी रहे हो ना, देख रहे? हाँ जी, मोहित यादव ने लिखा है यस, प्लीज प्लीज। आयुषी खंडेलवाल, यस सर। ओके, आप लोग देख रहे हैं ना? ओके हाँ जी, तो मेरा एम्प्लॉयर अगर मुझे, प्रिंस कोहली यस, शुभम यस, ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे ऐसा रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है तो वो मेरे लिए बेनिफिट है, और वो बेनिफिट मेरे लिए टैक्सेबल है। लेकिन वो बेनिफिट मेरे लिए कितना टैक्सेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला केस, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो घर थोड़ा चेंज हो गया है घर थोड़ा चेंज हो गया, पहले बड़ा अच्छा घर था, अब थोड़ा ऐसा वैसा घर हो गया, बट क्या करें, अभी एम्प्लॉय भी तो गवर्नमेंट हो गया ना। हाँ जी, तो पहला केस मेरा है कि अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है मतलब सरकारी एम्प्लॉय है, तो भी बेनिफिट तो है ही है। और उस केस में कितना बेनिफिट है? लाइसेंस फीस। व्हाट इज द बेनिफिट अमाउंट? लाइसेंस फीस। हाँ जी, तो बेनिफिट रहेगा लाइसेंस फीस इज द बेनिफिट। और अगर
एम्प्लॉयर मेरा वो है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयर है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, मतलब अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब करता हूं तो ये देखना पड़ेगा मेरे को जो मकान मिला है वो कौन सी सिटी में है और वहां की पॉपुलेशन क्या है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी का टैक्सेबल है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख और बिलो है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल है। अभी सैलरी का मतलब क्या है, जैसे हमने एचआरए की सैलरी में किया था वैसा नहीं है, जैसे हमने एचआरए की सैलरी में किया था वैसा नहीं है, अभी ये ज्यादा होगा इसके अंदर। इफ अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, रेंट पे, तो कितना टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है, फिर सिटी नहीं देखना, पॉपुलेशन नहीं देखना। तो इसमें दो केस है स्लाइड के अंदर, एक अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के खुद का है और अकोमोडेशन एम्प्लॉयर प्राइवेट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट नहीं है, तो सिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल आंसर आएगा। और अगर एम्प्लॉयर अकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है तो फिर अमाउंट ऑफ टैक्सेबल रहेगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। यहां पर हम बात करेंगे इस सैलरी का मीनिंग क्या होगा, जिसका हमें 15% करना है या 10 करना है या 7.5 करना है या 15 करना है। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेके दिया है तो उसका आंसर रहेगा बेसिक सैलरी, डीए उतना जितना फॉर्मिंग पार्ट होगा, प्लस कोई भी कमीशन वेदर परसेंटेज वेदर फिक्स्ड, कोई भी बोनस या टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस है उनका टैक्सेबल पार्ट, एनी मॉनिटरी बेनिफिट वेदर फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर, कोई भी कैश बेनिफिट। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसमें नहीं आएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2) जो 8 होते हैं, इसमें नहीं आएगा ईसोप, इसमें नहीं आएगा मेडिकल फैसिलिटी। अब हम बात करेंगे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है लेकिन वो फर्निश है, मतलब अब तक जो मैंने अकोमोडेशन आपको दिखाए थे वो अनफर्निश मान के हमने आंसर निकाला था। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन देता है और वो अकोमोडेशन फर्निश है तो उस केस में कितना टैक्सेबल होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको आंसर रेंट फ्री निकालना पड़ेगा अनफर्निश के हिसाब से, जैसे आपने अभी निकाला। मतलब अगर एम्प्लॉयर का गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फीस इज द अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का आंसर। अगर अकोमोडेशन प्राइवेट एम्प्लॉयर है और वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के खुद का है तो 15, 10 या 7.5% के हिसाब से टैक्सेबल। अगर अकोमोडेशन किराए पर है तो 15% और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लेस के हिसाब से टैक्सेबल। तो वो आंसर आएगा। उसके अंदर हम जोड़ेंगे फर्निश करने के लिए, क्या जोड़ेंगे, अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर खुद का दिया है तो जितने भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर होगा उसका 10%। देखो अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट और WDV दोनों दिया है तो आपको 10% जो है ना वो WDV का नहीं करना, ओरिजिनल कॉस्ट का ही करना है। और अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर किराए पे लेके दिया है तो जितना एम्प्लॉयर किराया पे करता है उतना हम लोग जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने दिया लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, प्राइवेट एम्प्लॉयर ने दिया अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के खुद का है, सिटी 25 लाख से ज्यादा वाली पॉपुलेशन वाली है 15% टैक्सेबल है, 10, 7.5 किराए पर है तो 15% और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लेस टैक्सेबल है। और क्या मीनिंग ऑफ सैलरी है, क्या क्या नहीं लेना है वो हमने कर लिया। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अगर अकोमोडेशन रिमोट एरिया में, देखो भूत यहाँ पे भूत घूम रहे हैं, रिमोट एरिया है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक रिमोट एरिया जंगल टाइप का एरिया में आपको मकान एम्प्लॉयर ने दे दिया है और आप फंस चुके हो, एम्प्लॉयर ने आपकी शिफ्टिंग रिमोट एरिया में कर दी है बट अब वहां पे आपको रहने के लिए मकान दिया है। तो इनकम टैक्स कहता है देखो यार तुमने पहले बेचारे का बुरा हाल कर दिया, हम लोग इसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, इट्स ए टैक्स फ्री परक्विजिट, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इट्स ए टैक्स फ्री परक्विजिट, ये रहेगा टैक्स फ्री परक्विजिट। अगर अकोमोडेशन इन ए होटल है, वाओ होटल में अकोमोडेशन, बॉम्बे होटल्स, आपको किसी अच्छे से होटल में अकोमोडेशन दी गई है तो टैक्स फ्री रहेगा अगर अकोमोडेशन 15 दिन से ज्यादा नहीं है और ये बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय की वजह से है, मतलब एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वो 15 डेज या उससे कम होटल में रहता है तो नथिंग इज टैक्सेबल। हाँ अगर एम्प्लॉय की अकोमोडेशन जो होटल में मिली है बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर है, एनी अदर पर्पज है, या एम्प्लॉय ज्यादा दिन के लिए रहता है तो जो टैक्सेबल आंसर आएगा वो आएगा 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज
विच एवर इज लेस। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, जो होटल का बेनिफिट होता है, जो टैक्सेबल बेनिफिट होता है, ये एक तरह से फर्निश्ड ही होता है, क्योंकि इसे आपको फर्दर फर्निश नहीं करना, बिकॉज होटल आर ऑलवेज फर्निश। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप होटल का परक्विजिट करते हैं तो चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए सेम केस रहेगा। मतलब अगर होटल अकोमोडेशन नहीं है, अदर देन होटल अकोमोडेशन है, तब तो गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस फीस रहेगा, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग से केस रहेंगे। लेकिन होटल अकोमोडेशन में भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, दोनों के लिए सेम टू सेम केस रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। आइए आगे चलते हैं। दूसरा परक्विजिट यानी कि कंसेशनल अकोमोडेशन। जैसे आपने अभी वैल्यू निकाली थी, आपको वैसे ही निकालनी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन जैसे अनफर्निश या फर्निश करके निकालते हैं, बस माइनस इसमें से करना है वो रेंट जो एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया है। कंसेशनल अकोमोडेशन का मतलब एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री नहीं दिया है, बल्कि थोड़ा बहुत रेंट आपसे चार्ज किया है, और जो रेंट एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया है वो हम यहां पे माइनस करेंगे, एंड द बैलेंस विल बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, एंड द बैलेंस विल बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैंने परक्विजिट नंबर 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, 8 परक्विजिट मेरे पास है, मैं 8 के 8 करवाने वाला हूं अभी। तीसरा और चौथा परक्विजिट नंबर 3rd एंड 4th में कंबाइंड करवाता हूं। परक्विजिट 3rd एंड 4th में क्या होता है? 3rd में बेनिफिट इन काइंड होता है, क्या है पता नहीं, काइंड में बेनिफिट है, फैसिलिटी है। 4th में कैश है, ओब्लिगेशन है, स्पेसिफाइड। परक्विजिट नंबर 3rd जो है वो स्पेसिफाइड इंप्लॉय को टैक्सेबल है, जबकि परक्विजिट नंबर 4 ऑल इंप्लॉयज को टैक्सेबल है, चाहे स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड। परक्विजिट नंबर 3 कैसे पता लगता है? जिसमें पे करने की ड्यूटी भी इंप्लॉयर की और पे भी इंप्लॉयर करता है, बस एम्प्लॉय तो मजे लेता है, फैसिलिटी इंजॉय करता है, तो उस केस में वो परक्विजिट इन काइंड माना जाता है। लेकिन जिस बेनिफिट को, जिसकी पे करने की ड्यूटी एम्प्लॉय की है, यानी कि ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है लेकिन उसे फुलफिल एम्प्लॉयर कर रहा है, ऐसे बेनिफिट को कैश कहा जाता है। और ये परक्विजिट 17(2)(4) में टैक्सेबल है और ये ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। इसमें 4 केस आते हैं, इसमें 3 अभी कराऊंगा, एक सेपरेट करवाऊंगा अलग से। 3 कौन से हैं? एक है गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन फैसिलिटी दी है तो कितना टैक्सेबल होगा? आंसर है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। बड़ा सिंपल सा बात है, इसमें टैक्सेबल जो होता है वो होता है कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जितना अमाउंट इन गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन को पे करेगा, दैट अमाउंट विल बी द टैक्सेबल। दैट अमाउंट विल बी द टैक्सेबल। उसके बाद अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब एम्प्लॉय के घर में गैस कनेक्शन लगा है, एम्प्लॉय के घर में गैस का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर का बिल आता है। अगर ये कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पे लगे हैं तो ड्यूटी एम्प्लॉयर की है, ये तीसरा केस है। लेकिन अगर ये कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे लगा है लेकिन बिल एम्प्लॉयर भरता है तो ये चौथा केस है, यानी कि ऑल एम्प्लॉय के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर 2 केस बने हैं कि अगर एम्प्लॉयर का काम है गैस प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, मतलब एम्प्लॉय एक ऐसी कंपनी में काम करता है जिनका काम ही गैस प्रोवाइड करना है, और उन्होंने एक कनेक्शन एम्प्लॉय को फ्री लगा दिया, तो अभी एम्प्लॉय को बेनिफिट तो हो गया, लेकिन वो कितने का हुआ? इसमें लिखा है कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, बट यहां पर मतलब बनेगा कॉस्ट टू एम्प्लॉयर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एम्प्लॉयर का जो कॉस्ट है वही टैक्सेबल है, प्रॉफिट जोड़ के नहीं। और एनी अदर केस में तो आएगा ही वट एवर द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा दैट विल बी द टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट इसके बदले में रिकवर किया गया है तो वो माइनस हो जाएगा। तीसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। पहली बात बहुत ध्यान से देखना प्लीज, ये ना आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी है, फैसिलिटी। और इसमें क्या होता है कि जितनी भी साथ वाले स्कूल की जो फीस होती है उतनी टैक्सेबल होती है, बट अगर चाइल्ड की फीस, चिल्ड्रन की फीस 1000 रुपए पर मंथ तक है तो माफ है। अगर फीस 1200 रुपए है तो डीपीएस स्कूल का केस था पंजाब एंड हरियाणा का, जिसमें पूरे 1200 रुपए टैक्सेबल होंगे, याद होगा आप लोगों को, मैंने पूरा समझाया हुआ है। 1000 रुपए तक माफ है, अगर 1200 है तो पूरा 1200 टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है,
ये चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी है, फैसिलिटी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको कि ये बेनिफिट आपको टैक्सेबल है। और ये 1000 रुपए का एग्जाम्शन भी तभी मिलेगा अगर चिल्ड्रन एजुकेशन है, अगर किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को एजुकेशन दी जा रही है तो उसके केस में ये 1000 रुपए का एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं परक्विजिट नंबर, अच्छा इसमें ना 4 पॉइंट थे, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन 1, और दूसरा था गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन 2, और तीसरा था चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी 3, और एक 4 नंबर है मोटर कार। लेकिन मोटर कार को ना मैं परक्विजिट खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में करवा दूंगा। ओके, तो मोटर कार को भी मैं करवाऊंगा लेकिन थोड़ा देर रुक के। ओके, तो मोटर कार को मैंने एक बार छोड़ दिया है, सीधा आ गया हूं परक्विजिट नंबर 5 पर। इसमें लिखा हुआ है अगर एम्प्लॉय का कोई LIC प्रीमियम है जो पे एम्प्लॉय ने करना था लेकिन उसे पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो जितना भी अमाउंट पेबल है बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पॉलिसी, प्रीमियम पॉलिसी, तो वो अमाउंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई स्वेट इक्विटी शेयर दिए हैं तो जितना उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स होगा ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल होगा। परक्विजिट नंबर 7 पे आ गए हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के किसी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो 1.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 1.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा उतना टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में 1,60,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो 10,000 रुपए टैक्सेबल होगा, 1,50,000 रुपए कंट्रीब्यूट टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रिंज बेनिफिट, लास्ट परक्विजिट फ्रिंज बेनिफिट। आप जानते हैं फ्रिंज बेनिफिट में फर्दर 8 बेनिफिट्स हैं। परक्विजिट सो लेंदी, फ्रिंज बेनिफिट्स उसमें 8 बेनिफिट हैं। अगर मैं 8 बेनिफिट का आपको नाम बता दूं एक बार तो कैसा रहेगा? यस, तो नाम है उनके, नंबर 1 इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, नंबर 2 इसमें नंबर 2 है वैल्यू ऑफ टूरिंग, ट्रैवलिंग एंड हॉलिडे होम फैसिलिटी, नंबर 3 फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, नंबर 4 गिफ्ट इन काइंड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, प्लीज, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, मतलब पैसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट है। लेकिन क्वेश्चन है एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हुआ? आंसर है जितना। अगर यही एम्प्लॉय SBI से लोन लेता तो SBI इस लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता, उतना बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए माना जाएगा। RBI का नहीं, सिर्फ SBI का, PNB का भी नहीं, सिर्फ SBI का माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है जो कि 20,000 रुपए से भी कम का लोन है, इन एग्रीगेट पूरे साल में जो लोन है वो अगर 20,000 से भी कम है तो कोई बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मोटर बाइक के लिए लोन ले लिया एम्प्लॉय ने, या स्कूटी के लिए ले लिया, या किसी और पर्पस के लिए 20,000 तक का लोन ले लिया, नो प्रॉब्लम। अगर एम्प्लॉयर ने, आपको मैं दिखा दूं, 20,000 तक का लोन अप टू 20,000, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है एम्प्लॉय के या उसके फैमिली मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज के लिए अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया तो ये भी इंटरेस्ट फ्री है, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। हमने कर लिया है। और अच्छा एक बात और बता दूंगा, इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो मेथड होगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस का मतलब होगा वी हैव टू चेक लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ लास्ट डे वी हैव टू चेक व्हाट इज द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड दैट विल बी कंप्यूटेड फॉर इंटरेस्ट पर्पस। ओके, हमने पहला पॉइंट कर लिया है इंटरेस्ट फ्री लोन, 8 है। दूसरा यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर मैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट की बात करूं तो अगर यूज ऑफ मूवेबल एसेट में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया है तो परक्विजिट निल है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल फोन दिया है तो भी, या लैंडलाइन दिया है तो भी बेनिफिट निल माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एनी अदर एसेट अदर देन मोबाइल एंड अदर देन लैपटॉप, एग्जांपल के लिए वीडियो कैमरा दिया है, तो जितना इस वीडियो कैमरा का एक्चुअल कॉस्ट होगा उसका 10% पर एनम के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी में। इसके बाद नेक्स्ट परक्विजिट है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन और किसी भी तरह के एक्सपेंस पे करता है फॉर हॉलीडे एटसेट्रा, और इवन एम्प्लॉयर इज मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो कितना टैक्सेबल है? नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कहीं घूमने के लिए भेजता है और ये फैसिलिटी वो यूनिफॉर्मली टू सभी को नहीं देता, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देता है, तो उस केस में कितना टैक्सेबल होगा? तो उस केस में टैक्सेबल होगा अगर वही एम्प्लॉय
वहां से ना लेकर किसी पब्लिक एजेंसी या जनरल एजेंसी से लेता तो वो लोग कितना चार्ज करते, दैट विल बी टैक्सेबल। और अगर ये यूनिफॉर्मली सबको अवेलेबल है तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर है, ऑफिशियल टूर पे होगा तो ऑब्वियसली कोई टैक्सेबल होगा ही नहीं, बट उसके साथ अकंपनी कर रही है उसकी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो जितना एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर, एम्प्लॉय का ऑफिशियल टूर है, टैक्सेबल नहीं होता, बट इफ इट इज एक्सटेंडेड ड्यू टू वेकेशन, इसे आगे वेकेशन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जितना एक्सटेंडेड पीरियड और वेकेशन पीरियड होगा दैट विल बी टैक्सेबल। एनी अदर केस में कॉस्ट टू एम्प्लॉयर वेरी सिंपल। फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस, नॉन एल्कोहलिक फ्रेंड्स, नॉन एल्कोहलिक नॉट एल्कोहलिक, ओके। फ्री फूड, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री फूड दिया है रिमोट एरिया में, हालत देखो एम्प्लॉय की बेचारे की, फूड देख लो कैसा दे रखा है, वो भी कौन से एरिया में दे रखा है चेक कर लो। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिमोट एरिया में फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस देता है तो टैक्सेबल नहीं है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट जीरो माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री फूड में टी और स्नैक्स देता है ड्यूरिंग ऑफिस आवर, अच्छे से ऑफिस में बैठा है, टी और स्नैक्स है, अभी चाय और स्नैक्स दे दे तो क्या है, टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इनके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी अच्छे ईटिंग पॉइंट पे, ईटिंग जॉइंट पे या ऑफिस के अंदर कोई फूड प्रोवाइड करता है तो 50 रुपए पर मील पर डे के हिसाब से एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हल्दीराम का कूपन दिया जिसमें 200 रुपए का पेड वाउचर था, एम्प्लॉय गया वहां पे 200 रुपए का पेड वाउचर उनको पे किए दिया और वहां पर 200 रुपए की थाली खाई, तो 50 रुपए माफ और बाकी 150 रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद है गिफ्ट। गिफ्ट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट इन कैश देगा तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा टैक्सेबल है। अगर काइंड में है, जैसे टाइटन वॉच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है तो इस केस में 5,000 रुपए तक नॉन टैक्सेबल है, 5,000 से जितना ज्यादा होगा उतना टैक्सेबल है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं, अगर ऑफिस यूज के लिए है तो ये निल है, नथिंग इज टैक्सेबल। और अगर एक क्लब, अगर एक पर्सनल यूज के लिए है तो वट एवर द अमाउंट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर दैट विल बी द टैक्सेबल, जितना एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें आपको याद है ना कि इसको जो ऑफिस यूज के लिए क्रेडिट कार्ड होता है उसको एग्जाम्पशन लेने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। एक, एम्प्लॉयर विल मेंटेन द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, एज वेल एज he will provide the certificate to the employee that the expenditure incurred on the credit card shall be 100% for office and office purpose, that is taxable will be zero. Okay, and then I would like to go further with the club facility. अगर मैं club facility की बात करूं, अगर employer employee को business purpose के लिए, office purpose के लिए club facility देता है तो nothing will be taxable, taxable नहीं आएगा। और अगर employer employee को club facility देता है उसके personal purpose के लिए तो whatever the amount borne by the employer that will be the taxable amount, वो taxable हो जाएगा जितना वो पे करेगा। और club facility में भी वही condition है, एक तो employer डिटेल मेंटेन करेगा, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा डिटेल होगा, वो होगा द एक्सपेंडिचर मस्ट बी बिजनेस एक्सपीडियंसी, जो क्रेडिट कार्ड में नहीं था। और वो ये सर्टिफिकेट एम्प्लॉय को देगा कि दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लब फैसिलिटी आर एक्सक्लूसिवली एंड होली फॉर द होल ऑफिस पर्पस एंड द वैल्यू शैल बी टेकन एज जीरो। और अगर कोई इनिशियल मेंबरशिप फीस है, अगर वो कॉर्पोरेट इनिशियल मेंबरशिप फीस है तो वो भी एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ा नहीं जाएगा। ये सब बातें मैंने आपको बहुत बहुत डिटेल में करवाई थी, लेकिन अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं करने वाला, अभी मैं बहुत बहुत फास्ट स्पीड पे चलने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। साथ साथ जिन लोगों ने चैप्टर को स्टार्टिंग में मेरे साथ किया था, जिन लोगों ने वीडियोस मेरी साथ में देख ली हैं, वो ही मेरे साथ कंटिन्यू कर पा रहे हैं, आई नो इट। ओके, देन ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई एसेट मूवेबल है और वो ट्रांसफर करता है तो उसको ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स कितना लगेगा। इसके लिए हमारा था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर करता है तो उस केस में हमें डेप्रिसिएशन का रेट 50% अज्यूम करना है और मेथड WDV, और अगर मोटर कार है तो 20 और WDV, और अगर एनी अदर है तो 10 और SLM। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये नोट है, और वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन आप रिड्यूस करेंगे ना ओरिजिनल कॉस्ट में से आज की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज तभी तो पता लगेगा कि एम्प्लॉय को जो बेचा वो सस्ता बेचा या महंगा बेचा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा स्लो हो जाता हूं मैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा फास्ट हो गया हूं। ओके, हाँ जी, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हूं, प्लीज टेल मी, स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, मैं थोड़ा स्लो भी हो सकता हूं।
नो सर, सही है स्पीड, ओके स्पीड, इज स्पीड ओके? प्लीज टेल मी, इज माई स्पीड ओके? और रिड्यूस करूं, मैं स्पीड को रिड्यूस भी कर सकता हूं और ओके भी रख सकता हूं। ओके ठीक है सर, सर थोड़ी तेज है, ओके चलिए मैं स्पीड को ये स्पीड, यस स्पीड इज परफेक्ट सर, ओके। अभी इतने लोग देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40+ पीपल आर वॉचिंग, बट बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। प्लीज बाकी लोग भी बताओ, इज स्पीड ओके और नॉट? यस सर, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा काम तो इस चैप्टर को खत्म करना है और वो तो हम करके रहेंगे और हमारा कंटिन्यूएशन बना रहेगा। डेप्री, मैं जैसे मान लीजिए एक मोटर कार 2 लाख की खरीदी और एम्प्लॉयर ने एक मोटर कार को 2 लाख का खरीदा आज से 5 साल पहले। अभी उसने वो कार एम्प्लॉय को बेची 40,000 रुपए में। 2 लाख की कार जो 5 साल पहले एम्प्लॉयर ने खरीदी थी, आज वो एम्प्लॉय को बेच रहा है 40,000 रुपए की। क्वेश्चन है, क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ या एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं हुआ? अभी भाई ये बात तो कार की आज की वैल्यू देख के पता लगेगी कि कार की वैल्यू 40,000 के लायक भी है या नहीं है। अगर कार की वैल्यू 70,000 रुपए आज की है तो एम्प्लॉय 30,000 का बेनिफिट ले गया, 70 वाली कार 40 में ले गया। और अगर आज की वैल्यू मैं बोलूं 70,000 छोड़ो, अगर आज की वैल्यू 20,000 रुपए रहेगी तो 40,000 महंगा है। तो ये कैसे पता लगेगा? आपको क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार 2 लाख माइनस 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है और फिर जो वैल्यू वो आज की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है फ्रेंड्स, कि जब आप 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना, तो वो 5 साल की डेप्रिसिएशन जो आप करनी है वो कंप्लीट ईयर्स की करनी है। मतलब अगर 4 साल और 11 महीने एम्प्लॉयर ने बेचने से पहले कार को यूज किया था तो आपको 4 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, 4 साल 11 महीने या 5 साल की नहीं करनी है। तो आपको 4 साल की करनी है, कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ओके उसके बाद अगर मैं बात करूं मोटर कार, यस मैंने बोला था ना एक परक्विजिट है मोटर कार, इसको मैं स्पेशल करवाऊंगा अलग से। मेरे फ्रिंज बेनिफिट्स कंप्लीट हो गए, आई हैव डन माय 8 फ्रिंज बेनिफिट्स, मैंने 8 के 8 फ्रिंज बेनिफिट कर दिए हैं। चलिए प्लीज मैं थोड़ा सा स्लो रहूंगा, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं रहूंगा। अभी क्लास 1 घंटे की हुई है और हम आधे घंटे में बड़े आराम से खत्म कर देंगे, चिंता मत करो, बड़े आराम से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा आज का हमारा और सैलरी पूरा फिनिश हो जाएगा डेफिनेटली। और क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को कल की क्लास का लाइव का टाइम बताऊंगा और कल जो लाइव में आऊंगा उसके लिए आपको ना लिंक की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद यूट्यूब पे आके देखना होगा और मैं लास्ट में बता के जाऊंगा। ओके तो लास्ट तक ध्यान से सुनते रहना, मैं बता के जाऊंगा क्या टाइम रहेगा कल की क्लास का। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे प्लीज एक बार रिमाइंड करवा देना। ओके मोटर कार की अगर हम बात करें तो मोटर कार एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट है नंबर 1। अगर कार एम्प्लॉयर की है तो वो थर्ड केस है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। कार एम्प्लॉय की लिए है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो फोर्थ केस है। नंबर 1 पहला केस, बेटा प्लीज मेरे साथ रिवाइज करना, मैं समझा दूंगा, बड़ा मुश्किल पॉइंट है लेकिन बड़े आसानी से समझा दूंगा। नंबर 1 कार एम्प्लॉयर की, स्टेप नंबर 1 कार किसकी? एम्प्लॉयर की। नंबर 2 यूज क्या? ऑफिस, आंसर क्या? नील। अगर ऑफिस का यूज है तो नील ही आएगा भाई। नंबर नेक्स्ट मोटर कार अदर व्हीकल, कार किसकी? एम्प्लॉयर की। पर्सन, पर्पस क्या? पर्सनल। अगर आपको एम्प्लॉयर कार भी देता है तो कार का 10% जो आएगा ओरिजिनल कॉस्ट का वो टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार के साथ रनिंग एंड मेंटेनेंस भी पे करता है, मतलब पेट्रोल भी देता है, ड्राइवर भी देता है, तो उन सब का खर्चा जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो भी जुड़ेगा आपकी सैलरी में। और अगर एम्प्लॉयर कुछ आपसे रिकवर करता है तो वो माइनस कर लेंगे। मोटर कार अदर व्हीकल अगर मिक्स पर्पस के लिए है तो आपको स्टेप क्या होंगे? कार किसकी? एम्प्लॉयर की। पर्पस क्या? मिक्स। याद रखना कार किसकी? एम्प्लॉयर की। पर्पस क्या? मिक्स। खर्चा कौन कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर कर रहा है या फिर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो कार कौन सी? बड़ी कार मतलब 1600 सीसी से बड़ी। छोटी बड़ी कार में टैक्सेबल कितना? 2400 रुपए महीना। 2400 रुपए महीना टैक्सेबल है, 2400 पर मंथ टैक्सेबल है, ये लिमिट है। और 900 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ेंगे अगर ड्राइवर साथ में है तो। और अगर स्मॉल कार है तो 1800 रुपए महीना प्लस 900 रुपए ड्राइवर के। एम्प्लॉय खर्चे कर रहे हैं
कार एम्प्लॉयर की जरूर है लेकिन खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, बेनिफिट उतना नहीं हुआ जितना पहले वाले केस में हो रहा था। तो बड़ी कार में 900 रुपए महीना, ड्राइवर का 900, छोटी कार में 600 रुपए महीना, ड्राइवर का 900, ये मैं करवा चुका हूं। अगर एक से ज्यादा कारें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो आपको क्या करना है, एनी वन कार, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3 कारें यूज करने के लिए दी है या 2 कारें यूज करने के लिए दी है तो एक कार माना जाएगा मिक्स और बाकी कार को माना जाएगा पर्सनल। 3 कारें हैं तो आपको एक मिक्स मानना है और 2 को पर्सनल मानना है और तीनों की वैल्यू निकालनी है उसकी मिक्स के हिसाब से, उनकी पर्सनल के हिसाब से, और आपको टैक्स लगाना है उसके ऊपर। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से वाली मिक्स माननी है और कौन से वाली पर्सनल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 कारें होती हैं तो आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार पहली को मिक्स दूसरी को पर्सनल, आंसर, फिर दूसरी को पर्सनल, दूसरी को मिक्स पहली को पर्सनल, फिर आंसर। दोनों में जिसमें कम टैक्स लगता होगा वो वाला आंसर हम ले लेंगे। इसके बाद अगर कार एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर देता है और बट पर्पस ऑफिस का है तो नील आएगा। अगर पर्पस पर्सनल है, खर्चे एम्प्लॉयर देता है तो जितना एम्प्लॉयर खर्चा देगा दैट विल बी टैक्सेबल, रनिंग एंड मेंटेनेंस, अगर कोई रिकवर करेगा तो माइनस कर लेंगे। अगर कार एम्प्लॉय की है लेकिन पर्पस मिक्स है, कार एम्प्लॉय की पर्पस मिक्स, बड़ी कार के केस में क्या होगा, जितना एम्प्लॉयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस पे कर रहा है, वो ले लेंगे, माइनस कर देंगे, एक लिमिट है 2400 रुपए पर मंथ, अगर और ड्राइवर साथ में होगा तो 900 रुपए। अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर दे कि सर जो कार मेरी है मेरे लिए खरीदी गई थी लेकिन वो ऑफिस और पर्सनल मिक्स चल रही है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर मुझे रनिंग एंड मेंटेनेंस दे रहा है, लेकिन जो खर्चा वो आप लिमिट के अकॉर्डिंग माइनस करवा रहे हो 2400 रुपए या 900 रुपए, मेरा ऑफिस पर्पज के लिए खर्चा 2400 या 900 से ज्यादा होता है तो वो ज्यादा माइनस कर सकता है। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉर ऑफिस पर्पस इज मोर देन 2400 और 3300, 33 मतलब 24 प्लस 900 को जोड़ के आया है, then the assessee can claim such actual amount of expenditure as deduction by maintaining documents। स्मॉल कार में बस लिमिट का फर्क है, 1800 और 900 हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी एम्प्लॉय को यानी कि कैब फैसिलिटी तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट रहेगा निल, कोई टैक्सेबल नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉय के पास अपना ऑटोमोटिव कन्वेंस है, अपना खुद का मतलब स्कूटी है, बाइक है, लेकिन कार नहीं है, स्कूटी बाइक है, तो उस केस में रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो अगर ऑफिस पर्पस के लिए है तो नील आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सच रीइंबर्समेंट इज यूज्ड फॉर पार्टली पर्पस नहीं है, पार्टली पर्पस नहीं है, होली एक्सक्लूसिवली ऑफिस पर्पस है तो नील आएगा। और अगर पार्टली है तो वही आएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर माइनस लिमिट, और लिमिट यहां पर 900 रुपए महीना है, यहां पर ना ड्राइवर का केस आएगा ना छोटे बड़ी कार का केस आएगा। यस प्लीज, और 900 रुपए से ज्यादा अगर आपका खर्चा होगा आप प्रूफ कर दो तो आप ज्यादा खर्चा क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को मोटर कार पूरा करवा दिया है। अब 2 पॉइंट ऐसे थे जो मिसलिनियस बेनिफिट्स में हमारे आते हैं, अगर आपको याद हो। एक था मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल अलाउंस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, रीइंबर्समेंट हो सकता है। मेडिकल फैसिलिटी इंप्लॉय को मिल सकती है, फैमिली मेंबर को मिल सकती है, फैमिली मेंबर में होता है स्पाउस एंड चिल्ड्रन और पेरेंट ब्रदर सिस्टर अगर वो डिपेंडेंट है तो। अगर मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया है और ट्रीटमेंट हुआ है 5 में से किसी हॉस्पिटल में, नंबर 1 इफ द हॉस्पिटल इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर हॉस्पिटल जो है वो एम्प्लॉयर का है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या एमसीडी का है या गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉइज है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है या अप्रूव्ड फॉर चीफ सीआईटी है, चीफ सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जैसे जितने भी हॉस्पिटल जो एक पर्टिकुलर डिसीज के साथ शुरू होते हैं, जैसे लाइक टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, दीज हॉस्पिटल आर नॉर्मली चीफ सीआईटी के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। अगर इन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है तो नो टैक्स, देयर इज टैक्स फ्री विदाउट लिमिट। और अगर एनी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक है इनके अलावा है तो 15,000 रुपए तक टैक्स फ्री है, 15 से ऊपर टैक्सेबल है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो भी पूरा टैक्स फ्री है। अगर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है तो 3 तरह के खर्च होते हैं, ट्रैवलिंग, स्टे और ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में जितना आरबीआई परमिट करेगा उतना टैक्स फ्री है, आरबीआई से जो परमिट से ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। स्टे एक्सपेंस में जितना आरबीआई परमिट करेगा वो टैक्स फ्री है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, अगर आपका ग्रोस टोटल इनकम पूरे साल का 2 लाख है उससे कम है, आप गरीब असेसी हैं तो पूरा ट्रैवलिंग माफ है। और अगर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2 लाख से ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रैवलिंग जितना भी है फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब या तो ट्रैवलिंग पूरा माफ होगा या ट्रैवलिंग पूरा टैक्सेबल होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी साल की ग्रोस टोटल इनकम कितना है।
इसके बाद अगर मैं एलटीसी की बात करूं, लीव ट्रेवल कंसेशन की, तो लीव ट्रेवल कंसेशन या तो एम्प्लॉय को मिलता है या फैमिली मेंबर को टू एनी प्लेस इन इंडिया। डेस्टिनेशन फेयर अलाउड होता है, इसमें ऑटो फेयर, मेट्रो फेयर, बाइक फेयर, ये सब अलाउड नहीं होता। अगर एम्प्लॉय एलटीसी लेता है बट कोई खर्च नहीं करता तो उसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 2 जर्नी इन ए ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर मिलती है। जो कैलेंडर ईयर का ब्लॉक होता है, 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक बनता है, उसमें से 2 जर्नी अलाउड होती हैं। अगर वो एक जर्नी लेता है, एक जर्नी मिस कर देता है या दोनों मिस कर देता है तो 1 जर्नी कैन बी कैरी फॉरवर्ड। प्लीज ध्यान सुनना, अगर 2 जर्नी मैक्सिमम अलाउड है, लेकिन अगर वो एक जर्नी मिस कर देता है या एक जर्नी दोनों मिस कर देता है तो एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। 2 चिल्ड्रन अलाउड है हु बोर्न आफ्टर 1/10/98, 1/10/1998 के बाद पैदा होने वाले 2 बच्चे अलाउड हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो 2 जाएंगे, लेकिन अगर 1/10/98 से पहले बोर्न है तो कितने भी जा सकते हैं। मतलब 1/10/98 के बाद लिमिट है 2 की, पहले तो लिमिट नहीं थी। ओके, और 1/10/98 के बाद अगर किसी पेरेंट्स के एक बेबी के बाद ट्विंस हो गया, यानी कि मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड, तो वो जो ट्विन होगा ना उसको 1 बेबी कंसीडर किया जाएगा। मतलब तीनों जाएंगे, एक हुआ देन ट्विंस हुए तो ट्विंस को एक माना जाएगा, फिर तीनों जाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यस फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हमारा आखिरी टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और हम पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू करने से पहले मैं वो बता दूं, अगली क्लास हमारी जैसे कि मैंने बताया थोड़ा कल होगी। उस कल की क्लास में मैं आपको सैलरी के में भी क्वेश्चंस करवाऊं, कुछ क्वेश्चंस वो आपको रखना है अपने पास, जो मैंने बताया था, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। और मैं हो सकता है क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म आपको सेंड भी कर दूं, कर दूंगा कि आप उस पीडीएफ फॉर्म में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सैलरी के करने वाले हैं कल। तो अब हम लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट। डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट। डेथ के कहीं बेनिफिट हो ना हो, लेकिन इधर तो है, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट। 4 तरह के नाम मैंने लिखे हैं, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। हालांकि 2 और होते हैं, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। मैं पहले शुरू करूंगा ग्रेचुटी। नंबर 1, ग्रेचुटी होता क्या है? ग्रेचुटी एक रिवॉर्ड है जो एम्प्लॉय को मिलता है फॉर द पास्ट मेरिटिशियस सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय। ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। और अगर लीगल हायर को मिलता है तो टैक्सेबल इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता, बिकॉज लीगल हायर का मतलब है एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली मेंबर को मिलना। अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली मेंबर को मिलेगा तो वो इस चैप्टर में आएगा ही नहीं, वो जाएगा सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बिकॉज रीजन ये है, वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, लेने वाला एम्प्लॉय नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये टैक्सेबल नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो टैक्सेबल है, बट टैक्सेबल का मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूरा माफ है। अब मेन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको इस चैप्टर में एग्जम्पशन मिलेगी। ग्रेचुटी जो मिलेगा रिटायरमेंट पर उसमें एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन एग्जम्पशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह फुल्ली एग्जम्प्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा। अगर वो कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, अगर एम्प्लॉय ऐसी फैक्ट्री, ऐसे ऑयल फील्ड, ऐसे प्लांटेशन, शॉप, एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, तो उसका एग्जम्पशन का जो अमाउंट रहेगा वो अलग रहेगा। और अगर वो कवर्ड नहीं है तो उसका अमाउंट जो है वो अलग रहेगा। अगर वो कवर्ड है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, नॉट कवर्ड है तो भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, उधर भी आएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड। नंबर 2, 15/26, उधर 15/30। ये 15/26 का मतलब क्या है कि यहां पर जो ग्रेचुटी का एग्जम्पशन है ना, वो 15 डेज के बेस पे निकाला जाएगा। आउट ऑफ, अगर वो कवर्ड है तो 26 डेज वर्किंग होते हैं, नॉट कवर्ड में 30 डेज को वर्किंग माना है। इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, उधर एवरेज सैलरी। ये याद करने का तरीका है, इधर 15/26 है, उधर 15/30 है, इधर लास्ट ड्रॉन सैलरी है, उधर एवरेज सैलरी है, इधर कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब है अगर एम्प्लॉय ने 20 साल और 9 महीने काम किया है तो जो 9 महीने है ना वो 6 महीनों से ज्यादा है, इसलिए 20 साल की जगह हम लोग यहां पर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं नॉट कवर्ड केस में जाऊं तो वहां कंप्लीटेड ईयर्स ओनली लिखा है, मतलब 20 साल 11 महीने भी काम किया हो तो भी 20 साल ही लेंगे, बिकॉज कंप्लीट ईयर ही लेने हैं। तीसरा केस है मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी, दैट इज 10 लाख। और ये ग्रेचुटी का एग्जम्पशन पर ईयर नहीं, पूरे लाइफ टाइम में
एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम एग्जेम्पशन फॉर लाइफ टाइम ग्रेचुटी का 10 लाख मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ओके, स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी, जो लास्ट राउंड सैलरी था ना कवर्ड वाले केस में, उसमें आखिरी महीने की सैलरी लेना है, लेकिन उसके अंदर बेसिक और डीए आएगा और डीए फुल आएगा इसमें, इफ एंटर नहीं, डीए पूरा लेना है। अगर मैं उधर लूं एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी का मतलब होता है जिस मंथ एम्प्लॉय रिटायर हुआ है वो मंथ को छोड़ दो, उसके पिछले 10 महीने लो, उन 10 महीनों की सैलरी लो और डिवाइड बाय 10 करो, दैट इज एवरेज सैलरी। लेकिन जो 10 महीने आप लोगे, एम्प्लॉय जिस मंथ में हुआ उसको हटाकर, चाहे वो 1 तारीख को रिटायर हुआ हो, चाहे वो 10 तारीख को रिटायर हुआ, उसको हटाकर पिछले 10 महीने लेने हैं और उन 10 महीनों की जो सैलरी लेनी है उसमें आएगा मेरे दोस्त बेसिक, डीए, इफ एंटर और कमीशन परसेंटेज बेस, वही जो सेम एज एचआरए में आया था। ग्रेचुटी हमने खत्म कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू द पेंशन। पेंशन इज ए पीरियोडिकल पेमेंट गिवन टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टू द फैमिली मेंबर इन केस ऑफ डेथ। अगर एम्प्लॉय पेंशन दो तरह की होती है, एक अनकम्यूटेड और एक कम्यूटेड। अनकम्यूटेड होती है जो पर मंथ मिलती है, और जो पर मंथ मिलती है वो फुली टैक्सेबल होती है फॉर ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। यस, पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल होती है अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन है। पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल होती है अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन है तो। और अगर पेंशन कम्यूटेड है तो उस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो फुल्ली एग्जम्प्ट, लीगल नॉन गवर्नमेंट को मिली है तो अगर एम्प्लॉय को पेंशन के साथ ग्रेचुटी मिलती है तो जितना वो कम्यूट करवा के उसको मिलेगा उसका 1/3, उसका नहीं, कम्यूट जितना करवाया, अगर वो फुल कम्यूट करवाता, इफ सो कम्यूटेड, सपोज एम्प्लॉय की पेंशन 10,000, उसने बोला सर मेरे को आधा कम्यूट करवाना है और आधा मैं पर मंथ ही लूंगा, जो वो पर मंथ लेगा वो तो फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन जो वो आधा कम्यूट करवाएगा, यानी कि 10,000 रुपये पेंशन है, आधा कम्यूट करवाया, बोला बाकी 5,000 नहीं लूंगा, उसके बदले में मुझे लमसम दे दो, लमसम दे दो 5 लाख 10 लाख कुछ भी, तो मान लीजिए आधी कम्यूट के बदले में मिला 5 लाख और उसे ग्रेचुटी भी मिलता है, तो 5 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 5 लाख मिला है उसको आधा कम्यूट करवाने पर, अगर वो फुल कम्यूट करवाएगा तो उसे मिलता 10 लाख, तो 10 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, 10 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव नहीं करता, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इफ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, तो मतलब खाली बेचारे को पेंशन मिलती है, गरीब एम्प्लॉय है, तो आधा पेंशन माफ हो जाएगा। किसका? जितना अगर वो पूरा कम्यूट करवा लेता तो मिलता, उसका आधा माफ हो जाएगा। और अगर पेंशन लीगल हायर को मिला तो इस चैप्टर में आएगा नहीं, वो तो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एक्सिस्ट। तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छुट्टियां देते हैं कि ये आपकी छुट्टियां हैं और आप इन दिनों नहीं आओगे तो भी हम आपको पैसे देंगे, आपकी सैलरी नहीं काटेंगे। पर अगर एम्प्लॉय उन दिनों में भी काम करता है, वो छुट्टियों को अवेल नहीं करता है, अनअवेल्ड करता है, मतलब उन दिनों में काम करता है, तो उसे पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन अगर वो उन पैसों को ड्यूरिंग द सर्विस ही ले लेता है तो वो फुली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। और अगर वो उन पैसों को रिटायरमेंट या डेथ पर लेगा तो एग्जम्पशन मिलेगी। कितनी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फुल एग्जाम्प्ट, लीगल हायर में टैक्सेबल ही नहीं है। वैसे लीगल हायर में जाता है अदर सोर्स में, बट इस बार लीगल हायर में टैक्सेबल नहीं है, तो लीगल हायर में टैक्सेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे लीव इनकैशमेंट अगर मिलती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इसमें 4 पॉइंट है, अब तक हमने जितने भी केसेस पढ़े थे सब में 3 पॉइंट होते हैं। पहला, अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड। नंबर 2, अनअवेल्ड लीव। नंबर 3, ऑन द अनअवेल्ड लीव ऑन द बेसिस ऑफ 30 days मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, 10 मंथ सैलरी और 3 लाख। और ये जो एवरेज सैलरी ना, ये 10 मंथ सैलरी का ही करना है, डिवाइड बाय 10 करके एवरेज आ जाएगा। और 10 मंथ सैलरी में यहाँ क्या है, वो जो एवरेज सैलरी आपको निकालना ना, या 10 मंथ सैलरी जो निकालना है, उसमें इस बार ना मंथ को नहीं छोड़ना। जैसे ग्रेचुटी, जब ग्रेचुटी कर देते हैं, एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायर मंथ को छोड़ देते हैं और उसके पिछले 10 महीनों की हम सैलरी लेते हैं। यहां पर करते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन एम्प्लॉय इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट से मतलब जब रिटायर हुआ वहां से पिछले 10 महीने लेने, वहां से बैक 10 मंथ देखने हैं। इज इट क्लियर? और 10 मंथ में सैलरी का मतलब वही रहेगा जो सेम एज एचआरए में था, सेम एज एचआरए। एवरेज सैलरी का मतलब लास्ट 10 मंथ सैलरी डिवाइड बाय 10, दैट इज एवरेज सैलरी। प्लीज, अब हमारा आखिरी टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में एग्जाम में जरूर आता है, 5 मिनट का खेल है। प्रोविडेंट फंड एग्जाम में आता जरूर है। प्रोविडेंट फंड में नंबर 1, एम्प्लॉई जब भी किसी भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, भले ही आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करे, भले ही पीपीएफ में, भले ही यूआरपीएफ में,
जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो वो पैसा हमेशा उसकी बेसिक सैलरी में ऑलरेडी टैक्सेबल होगा। मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, और इसी वजह से जब एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन का रिफंड मिलता है तो जितना पोर्शन उसके कंट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है उतना पोर्शन टैक्सेबल नहीं होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। मैं एसपीएफ, आरपीएफ और पीपीएफ को अभी दोबारा करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आरपीएफ को करवाऊंगा। आरपीएफ और यूआरपीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 80C मिलेगा, यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा 80C नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर आरपीएफ में करेगा तो 12% एम्प्लॉय की सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर एम्प्लॉयर ने 2000 रुपए कंट्रीब्यूट किए, एम्प्लॉयर ने भी, तो 2000 रुपए जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए हैं उसमें से 12% एग्जेम्प्ट रहेगा एम्प्लॉय की सैलरी का, और सैलरी से मेरा मतलब है बेसिक, डीए, इफेंटर और कमीशन, उसका 12% एग्जेम्प्ट रहेगा, एंड द बैलेंस 12% विल बी टैक्सेबल। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 15% ऑफ सैलरी का, तो 15% ऑफ सैलरी में से 12% सैलरी का एग्जेम्प्ट रहेगा एंड द बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब अगर मैं आगे बात करूं इंटरेस्ट की, अगर इंटरेस्ट एक्रू होगा आरपीएफ पे तो 9.5 तक एक्रू होगा तो माफ रहेगा, 9.5 से ज्यादा एक्रू होगा तो टैक्सेबल होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एम्प्लॉइज आरपीएफ 13,000, दैट इज 13%, तो 13,000 अगर 13% है तो 9.5 कितना होता, 9500, ये माफ हो जाता, बैलेंस 3500 रुपए टैक्सेबल होता। और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 9% तक होता तो पूरा का पूरा माफ होता, बिकॉज 9.5 तक माफ होता है। अब मैं बात करूंगा रिफंड की, अगर रिफंड मिलेगा तो फुल एग्जाम, लेकिन जब यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज यूआरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। इंटरेस्ट में भी नो टैक्स ट्रीटमेंट, लेकिन रिफंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि उसने शुरू में ही नोट नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो शुरू में टैक्सेबल होता है, और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आएगा वो सैलरी चैप्टर में नहीं आ सकता, बिकॉज पैसा एम्प्लॉय का, इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, एम्प्लॉयर का रोल ही क्या हुआ इसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और उस पर आने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा सैलरी में, बट इसे बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब टैक्सेबल इन सैलरी। तो प्लीज मैंने आरपीएफ, यूआरपीएफ करवा दिया है, अब मैं आपको एसपीएफ और पीपीएफ करवाने वाला हूं। एसपीएफ और पीपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 80C का डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जाम्ड, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जाम्ड, रिफंड फुल्ली एग्जाम्ड। लॉजिक बड़ा सिंपल है फ्रेंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेगा ही क्यों, वो 12% ही करता है नॉर्मली, बट पेपर में अगर 16 भी लिखा है तो भी फुल्ली एग्जाम्ड करना है, बिकॉज अभी तो रूल बन गया है। इंटरेस्ट नॉर्मली वो इतना सेफ लगाते हैं कि 9.5 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट आता ही नहीं, बट अगर आ भी जाए तो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट ही रहेगा। इधर भी पीपीएफ में एम्प्लॉयर का रोल ही नहीं होता, तो 80C तो मिलेगा, बट एम्प्लॉयर नॉट एप्लीकेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट, बिकॉज पीपीएफ में नॉर्मली इंटरेस्ट 8% मिलता है, तो 9.5 से वो वैसे भी कम है, इसलिए फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा। अब इसमें ना एक होता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, फिर भी मैं इसमें भी बता देता हूँ क्या होता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड। मैंने इसमें इसके लिए बना रखा है, क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड में 80C मिलेगा, और एम्प्लॉयर का फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा 1,50,000 तक, 1,50,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट रहेगा, और पर एम्प्लॉय पर ईयर मैंने बताया था अभी आपको, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जाम्प्ट, रिफंड फुल्ली एग्जाम्प्ट। फ्रेंड्स अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक टॉपिक का छोटा सा, वो 1 मिनट में करवाऊंगा मैं आपको। एक होता है वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और एक होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है अमाउंट रिसीव्ड और रुपीज जनरली 5 लाख विच एवर इज लेस। तो एग्जाम्पशन का मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 लाख रहेगा वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के केस में। सो फ्रेंड्स वी हैव डन सैलरी, हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा कंप्लीट कर लिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बने रहें।